समझ रहे हैं ना, कि अगर आप बीमार हो, आप दुखी हो किसी बात से, तो आपके परिवार को उसका फर्क पड़ेगा, माँ बाप को सबको उसका असर पड़ेगा। तो अपने को हेल्दी बनाइए, और जो भी चीज़ है, अगर डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है आप हॉस्पिटल जाइए, उनसे पूछिए। अगर माँ बाप उसको निदान नहीं कर सकते हैं तो हॉस्पिटल जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके सरकारी हॉस्पिटल सब हैं, तो सब में आपका वो इलाज हो सकता है। और आपकी जो कोई भी समस्या, अभी कोई ऐसी खास समस्या हो, तो आप लोग खड़े होकर एक एक करके पूछ सकते हैं, जो निजी समस्या आपको लगती हो, जिसका आपको उपचार नहीं मिल रहा। तो हमने आप सबसे पहले 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई कि एनवायरनमेंट, जो अपना वातावरण है उसको स्वच्छ रखना है ना। जैसे घर के बाहर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, ना नाली में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, जिससे मच्छर मक्खी पनप सके, और अपने खुद को सफाई रखें। कोई भी अगर बीमारी हो उसको छुपाएं नहीं, अपने पेरेंट्स अपने और पेरेंट्स को भी, कि कोई अगर बीमारी, कोई भी लक्षण नजर आता, कोई परेशानी होती है, तो उसको दवाएं ना लें, डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बड़े छोटे, राइट, यूथ एज भी है यहाँ पर। और ये मत भूलिए, जिस दौर में आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी वो उम्र क्रॉस करी है। तो जो बच्चे ये यूथ वाले होते हैं और सोचते हैं बड़े बुजुर्ग पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तो सिर के ऊपर से निकल जाता है, पर ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि हम लोग ने वो क्रॉस करी है। हमें सब पता है दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस समय आप लोग क्या वो कर रहे हैं, क्लिक क्या बैठ रहा है। हर पेरेंट समझदार है, और आप लोग भी बहुत समझदार हो, पर अपने को ओवर स्मार्ट कभी मत समझो, माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा स्मार्ट कभी मत समझो। अगर पेरेंट्स कोई चीज कहते हैं तो उनमें दूरदर्शिता हो रही है, वो फ्यूचर देख रहे हैं आपका, और उस चीज को समेट के, उनके आशीर्वाद समझ के उसको फॉलो करना। That's it. पेरेंट बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं, लेकिन उनको ये मत सोचिए कि उनको तजुर्बा नहीं है, उनको पढ़े लिखा किताबी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है माँ बाप को, उनको अपने तजुर्बे से बहुत समझ में पता रहता है। तो आप कोई भी अगर जिनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका तजुर्बा इतना होता है कि उनकी सलाह बहुत ज़रूरी होती है। तो हमेशा अपने माँ बाप से, माता पिता से हमेशा सलाह लेनी चाहिए। कोई भी बात है, अगर ये सोच के कि उनको तो पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसा बहुत गलती करेंगे जो बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, माँ बाप का नहीं होना चाहिए, कहना मानना चाहिए, और वो जो कुछ सलाह देंगे वो आप उसको करिए। हाँ, अब बताइए कोई किसी। सर, हमारी लड़की बोल सुन नहीं पाती है, 7 साल की है, वो यही है, उसका कहना हमने बहुत इलाज करा, मगर उसका इलाज हो नहीं पा रहा है, और कुछ पैसों की परेशानी है, हम कर नहीं पा रहे। इसी वजह से बेचारी पूरी नादान है, ना स्कूल में जा सकते, ना भी रहती है। कितनी उम्र है? 7 साल की है। उसको दिखाया किसी अस्पताल में? जी, हमने ऐसे दिखाया था। लेकिन बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आप बड़े में जाना चाहें तो ज़रूर पैसा खर्च होगा, लेकिन हर सरकारी अस्पताल में ENT महकमा होता है, गला कान नाक वाला, तो आप वहाँ जाके उसको दिखाएं तो सलाह आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, और वही उपचार वो बताएंगे, तो वो दिखा के बच्चे को जरूर सहायता मिलेगी। पैसा अगर नहीं है कोई बात नहीं, 2-3 जगह सरकारी अस्पताल सरकार ने इसलिए बनाए हैं, तो दिक्कत है, इसी वजह से दिखा नहीं पा रहे हैं उनको। किस वजह से नहीं दिखा पा रहे? पैसे की कमी। हाँ, पैसे की कमी। तो आप प्राइवेट अस्पताल में क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट में क्यों जा रहे हो आप? सरकारी आओ। मगर सरकारी में प्राइवेट ही भेज रहे हैं, सरकारी का काम ही नहीं कर रहे हैं। सरकारी नहीं तो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कौन से अस्पताल, कहाँ रहती हैं आप? हम यही मुस्लिम हॉल में। कौन सा अस्पताल में दिखाया आपने? हमने मेडिकल कॉलेज में दिखाया था। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ? इनको कहना कानों की परेशानी बताई थी, बोले कानों की नसें दब गई हैं। हाँ। तो हमने बोले कान की मशीन लगेगी, तो हमने कहा दवाइयों से, तो कहने लगे दवाई
दवाई नहीं ले पाएंगे, दवा उनकी नस दबी भी है। दवाई इलाज के लिए उन्होंने प्राइवेट में बुलाया, हम वहाँ गए तो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमें ऑफिस आना पड़ेगा, वो देर वाली पढ़ाई कराएंगे, उन्हें 200 रुपये फीस देंगे, फिर किराया वो पड़ा। प्राइवेट की बात होती है। जी तो आप मेडिकल कॉलेज की बजाय और बलरामपुर अस्पताल में, तो हर अस्पताल में ENT गला कान नाक का होता है एडमाइल, तो वहाँ जाके दिखा लीजिए। और प्राइवेट में क्यों, उन्होंने बताया कि प्राइवेट में आके दिखाओ? नहीं, उन्होंने भेजा था, हम समझे अपने उसमें नहीं, आप अपनी कोशिश करिए। नहीं, आप दूसरे अस्पताल में दिखाइए। एक से ये करा गलत बात है, वो तो सरकारी अस्पताल में ही सारा इलाज होगा है। और जो अगर हियरिंग एड वगैरह की बात है वो तो प्राइवेट लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी उसमें मिलती, सरकार में मदद मिलती है काफ़ी। गरीब लोगों के लिए हर सुविधा मौजूद है। भगवान ने बनाया तो सबको ही है ना, सबके अंदर सोल्स हैं। सोल्स जानते हो आप लोग? थोड़ी सी भगवान से कनेक्टेड बात भी करना चाह रहे हैं। तो सबके अंदर सोल्स हैं, ईश्वर, भगवान, जो भी, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, गॉड, राइट। सब सोल्स अच्छी होती है, प्यारी होती है। हमारा पहला थॉट होता है, अगर कोई गिर रहा होता है तो हमारा पहला थॉट होता है कि हम उसको उठाएं। होता है कि नहीं होता है? यस। अच्छा, दूसरा थॉट, अगर वो आपका फ्रेंड है तो आप हेल्प करोगे। अगर अनजान है तो आप अपने को सोचोगे नहीं यार, मैं तो नहीं जानता इसको या जानती, मैं क्यों आगे बढ़ के मदद करूं। तो यहाँ वैल्यूज काउंट करते हैं। आपको लग रहा है अगर कोई को प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप उसको हेल्प करो, गाइड करो, सर्व करो। तो कोई तो देख रहा है ना, कोई सुप्रीम पावर तो है ना चारों तरफ, वही है। हमें भगवान ऐसे दिखता नहीं है, बट सर, आपके प्रिंसिपल सर मेडिटेशन कराते होंगे, आप उसकी इंसान की मदद करेंगे तो उसकी मदद होगी। मेडिटेशन कराते होंगे तो आपको कुछ सुपर फीलिंग होती होगी, राइट। कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ को नहीं, कुछ लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं। बट हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो वैल्यूज हमारे, आपके घर में आप एक परिवार की तरह हैं, भाई बहन होते हैं घर में, ठीक है, कजिन्स होते हैं, फ्रेंड्स होती हैं। तो अगर एक लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है, ओवर जो होती है वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है ओवर? अगर आप ग्लास में पानी भरते रहोगे तो क्या होगा? वेस्ट होगा, वो पानी बह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपना रेशियो रखना है, योर फ्रेंडशिप रेशियो, राइट। हेल्दी फ्रेंडशिप, बॉयज गर्ल्स का मिलना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सर जैसे बता रहे हैं, सेल्फी तो मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, मोबाइल्स तो आपको नहीं लाना चाहिए। अब वो नहीं पता ऑनलाइन का है अगर क्या है इस समय, अदरवाइज मोबाइल्स आर नॉट सपोज टू बी इन योर पॉकेट्स, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ना है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई, किताबें, जनरल नॉलेज, ये सब रखना है आपको अपने आसपास। और ये बड़ी प्यारी शक्ल में चुप क्यों रहे हो? अच्छा, ये जो पिला का स्माइल है, इसका राज मुझे भी बताओ, क्या बातें हो रही है, मुझसे भी शेयर कर दो। अरे जोर से बोलो, मैं माइक शेयर इट आउट, व्हाई नॉट, मेक इट अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी बनाओ। आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, हम लोग को भी हंसा दो। अच्छा, तो बात यहाँ पर ये हो रही थी, बात यहाँ पर ये हो रही थी कि लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप बुरी नहीं है जब तक हेल्दी है। आप लोग अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कशन करो। पूछना है आपसे, आजकल बहुत सारे वायरल चल रहे हैं, जिसमें से एक चिकन पॉक्स है जो आजकल बहुत फैल रहा है। तो उसके लिए हम लोग को बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और उसके लक्षण क्या होते हैं, मुझे ये जानना है। ये चिकन पॉक्स एक तरह के पिंपल्स होते हैं, तो गंदगी से भी हो सकते हैं। और एक तरह का वायरस होता है चिकन पॉक्स वायरस, है? ये भी एक छूत की बीमारी है। और कैसे फैलती है, आइडिया है? नहीं, ये एक दूसरे से फैलती है और मुंह के
के उससे रास्ते से जो थूक और ये है, इसमें वायरस होते हैं, तो ये उससे फैलती है चिकन पॉक्स। तो ज़्यादा क्राउडेड जो है ना आपके घर में, अगर किसी को है चिकन पॉक्स तो उसको अलग रखें थोड़ा, क्यों, और तो उससे फैलने के घर में बाकी लोगों को बचाव हो सकता है। ठीक है, उसको तो तीमारदारी करें, उसको अलग थोड़ा सा रखें, उसको पूरी न्यूट्रिशन दें और कोई बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो खाना पानी देता है उसकी माँ, आपकी माँ वगैरह या जो भी है, वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, अपनी नाक में वो लगाए रहें मास्क वगैरह। और सिम्टम्स इसमें बुखार आता है, दाने निकलते हैं, लेकिन ये माइल्ड सी बीमारी है, बहुत वो नहीं है, बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। ये वायरल एक वायरस से होती है ये बीमारी, जो आप सांस के जो वो लेते हैं, थूक से, सांस से, तो इसीलिए बहुत मरीज के बिल्कुल पास बहुत ज़्यादा ना रहें, उससे दूरी बनाए रखें और उसको उपचार करें, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, उसको बुखार उतरने का, और जो भी उसकी वो है परेशानी वो ठीक हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है ऐसी बीमारी। डॉक्टर साहब, ये चिकन पॉक्स के साथ साथ स्मॉल पॉक्स होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्मॉल पॉक्स तो ये भी एक वायरस की बीमारी थी, लेकिन वो अब नहीं है, दुनिया में कहीं भी स्मॉल पॉक्स नहीं है। ये जो छोटी माता कहती है, बड़ी माता होती थी वो स्मॉल पॉक्स थी, चिकन पॉक्स छोटी माता कहलाती है, और स्मॉल पॉक्स बहुत सीरियस बीमारी होती थी जिसमें बहुत मोर्टेलिटी, मतलब डेथ्स बहुत होती थी। चिकन पॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप आती है, वायरल ठीक हो जाती, दवा तो लेनी पड़ेगी, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इचिंग होती है, पूरे दाने जो निकल आते हैं उसमें खुजली बहुत होती है, तो कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा खुजलाएं नहीं, कोई हल्के से कपड़े वपड़े से पोंछ ले उससे, जिससे इसमें है ना, उसको नीम की पत्ती वगैरह उसके पानी से नहाएं, जिससे वो, और दूसरे लोगों को बचाएं उससे, बाकी लोग उससे पास ना आए, उससे वो ठीक हो जाएगा। दवा तो ज़रूर लेने की पड़ेगी, बुखार होता है बहुत तेज, एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से तो ठीक हो जाती है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस वही हमने बताया, थोड़ा उससे दूर रहें थोड़ा सा। रस मिला कुछ आपको समझ में आया? अच्छा लगा बात करके आपसे, हल्का मैं हल्का। हाँ, नमस्कार। और सबसे अच्छा होगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, ये सारे बच्चे अपने लिए एक बार ताली बजाएं। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसमें शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, तालीम के द्वारा आप इतनी अच्छी शिक्षा ले लें कि पूरा जमाना, पूरा संसार आपके लिए ताली बजाए। मेरा नाम पीएन बालिया है, प्रदीप नारायण बालिया। मैं अभी 5-6 महीने पहले ही गृह मंत्रालय भारत सरकार से ज्वाइंट असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, और कुछ सामाजिक संस्थाओं में रहते हैं। कुछ बच्चे शायद, अगर वो स्कूल में आया था, फिल्म फेस्टिवल हुआ था CMS में, अगर इसमें से कुछ बच्चे गए होंगे, शायद मुलाकात हुई होगी। आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो विद्यालय स्वयं में एक महान है, क्योंकि ये कभी नहीं, जैसे हमारे सुधार जी बोल रहे थे प्रिंसिपल साहब, कि जो कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो बड़े बड़े महान, जो मतलब पूरे विश्व में जो महान जितने भी लोग रहे हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, जिन्होंने आविष्कार किया, जिनका कैसे भी आप लोग नाम सुनते होंगे, हम सुनते हैं, सब सुनते हैं, वो भी, उनमें से भी कई ऐसे हैं जो किसी छोटे से छोटे घर में थे। सबसे बड़ी क्या बात होती है कि आपको एक माध्यम मिल जाए शिक्षा का, जो आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा हो। उसके हिसाब से मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप एक बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं। बाकी बैकग्राउंड सबको मालूम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले मैं भी बता दूं कि मैं भी आजकल जो है 3:30 से 6:30 प्रतिदिन अपनी बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी मैं अपने घर में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ।
और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कक्षा 3 से लेकर मैं बीटेक तक के बच्चों को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। और अगर कोई ये ताली बजाने की बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ये समाज के प्रति मेरा दायित्व है, क्योंकि जब भी जो बड़ा हो जाता है वो उसको उसका भगवान, उसका खुदा, उसका गॉड जो भी है वो उसको ऐसे स्तर पे पहुंचा देता है कि वो कुछ वापस कर सके। अगर हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद पूरी उम्र भर सिर्फ पैसा ही कमाने के चक्कर में पड़े रहे, ठीक है मैं रिटायर हो गया, मुझे रोटी दाल भर की पेंशन मिल रही है, अच्छी मिल रही है, उतना मेरे लिए बहुत संतुष्टि है। मैं चाहूँ तो मुझे अच्छे ऑफर मिले कई, लेकिन कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। ईश्वर को, अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने गॉड को वापस भी तो करना है। आपने उनको जानवर, ईश्वर ने हमको जानवर नहीं बनाया, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, पेड़ पौधा नहीं बनाया, तो एक इंसान बनाया जो सोच समझ सकता है। इंसान और जानवर के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? मैन इज ए सोशल एनिमल। आप लोग शायद बच्चे जानते होंगे, जो आदमी इंसान होता है वो एक सामाजिक जानवर होता है। इसको हिंदी में अगर तर्जुमा करेंगे तो मैन इज ए सोशल एनिमल। इफ वी आर नॉट सोशल देन वी आर सिंपली एनिमल। अगर हम सामाजिक नहीं है तो हम जानवर हैं। हम किसी भी जात के हों, किसी भी स्तर के हों, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे मतलब नहीं, हमारे अंदर सामाजिकता होनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि हम अपने ईश्वर को वापस करें एक उम्र के बाद, क्योंकि हम लोग जीवन की उस संध्या में खड़े होते हैं जहाँ पे हम लोगों को वापस आना है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको मरना निश्चित है। ऐसे तो बहुत सारे गीता कुरान सब में लिखा हुआ है, सब जानते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा सत्य है, एक छोटा सा बच्चा जान जाता है, और जो बिल्कुल मरने की कगार पे खड़ा है वो भी जानता है कि मुझे मरना है क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ। तो हम एक समय के बाद अपने को, उस संसार को, उस भगवान की कृति को, द क्रिएचर ऑफ गॉड जो है उनको वापस करें। तो मेरा मानना यह है कि हम इसी प्रकार से वापस कर सकते हैं। जैसे आप लोग एडवाइस दे रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के उसके बैकग्राउंड से, या हम किसी शिक्षा के नाते, जो बच्चे दोज हु आर नॉट कैपेबल टू पे द हायर फीस, जो ज्यादा फीस देने के लिए लायक नहीं है, या मैं एक बात और कहता हूँ, हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे घर में कोई भी, इसको अपने ऊपर कोई मत लीजिएगा, जैसे हमारे घर में किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, किसी मजदूर को बुलाते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों सिर पे बालू और ईंटा लेके ढो रहे हैं, उनका 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा वही बालू में मिट्टी में खेल रहा है। तो हम ये सोचते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, इट्स माय पर्सनल व्यू, कि उस बच्चे की क्या गलती है कि वो ऐसे घर में जन्म लिया? तो उसकी तो कोई गलती नहीं, किसी न किसी शक्ति ने उसको जन्म दिया है। चाहे जो भी आप लोग पढ़ते हैं अपने कुरान में, गीता में हम लोग पढ़ते हैं, सबकी ये पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, ठीक है, उसको जन्म मिला। लेकिन क्या हम लोग किसी माध्यम से ऐसे बच्चे को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं? वो मेरा मानना है। तो आप लोग जिस विद्यालय में हैं, बच्चों से सभी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत मेरी प्रार्थना है कि आप लोग, जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी बोला, सुदाम सर ने, और आप लोग भी सब कह रहे थे कि हर चीज में उत्सुकता रखिए, पूछिए। जो प्रश्न पूछता है, हमारे घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, जो बार बार एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, मेरी उंगली पकड़ के चल रहा है, पापा ये क्या हो रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो उसको क्यों मार रहा है, या कुछ गिरी है कोई चीज, ये कुत्ता क्यों नाली में पड़ा है, या कोई बहुत अच्छा देखा, उत्सुकता होती है। तो वी मस्ट गिव द आंसर। उन बच्चों की उत्सुकता को दूर करना चाहिए। मैं खासकर जो आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में गार्जियंस बैठे हैं, उनसे मेरी एक एडवाइस है, प्रार्थना भी है कि बच्चों को झुंझलाइए मत। वो कुछ भी पूछ रहा है, आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाप पीछे पड़ कुछ भी पूछ रहा है, उसके मन में उत्सुकता है। जैसे जैसे उत्सुकता पूरी होती है, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, जो मन में पूछने की एक प्रश्न होता है, वो जब पूरा होने लगता है तो बच्चा आगे बढ़ने की हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो उनको बोलूंगा, अगर किस्मत की बात भी मानते हैं एक तरह से, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों साथ में चलता है, तो किसी का भाग्य ही नहीं होता है। तो हमारे बीच में बुरा मत मानिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे बैठे हुए जिनको इससे कोई मतलब नहीं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई वो, फिर उनका भाग्य है, उनका किस्मत है कि वो वहीं जाके चले जाते हैं। बाप मजदूरी कर रहा था तो बच्चा भी मजदूरी करेगा। लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब तक बच्चा फूल की तरफ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हम उसको थोड़ा बहुत समझा सिखा सकें कि वो जरा से एक बार रुक जाए। बच्चा 9वें 10वें में जब क्रॉस कर जाता है पढ़ाई से, फिर उसको संभाला जा सकता है। जो शुरू से ही नहीं जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? तो बच्चों को मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली मैंने कुछ हिंट दिया, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बात को। हमेशा सीखने की कोशिश करो, हमेशा पाने की लालसा रखो। जैसे कोई आप कुछ कर रहा है, कोई आप हंस रहे हो, आप जिस समय हंस रहे हो, मान लिया मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका क्लास चल रहा है, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं,
आपको डॉक्टर निगम और मैडम कुछ बता रही थी, आप उस समय अगर अपनी दूसरी बातों में मस्त रहोगे, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन को बनाने की बात होती है। आप उस समय हंस रहे हैं तो आप नहीं हंस रहे हो, आप अपनी किस्मत पे हंस रहे हो, आप अपने भविष्य के ऊपर हंस रहे हो। तो जितना सीख सको, जब सीख सको सीखो, आगे बढ़ोगे। और बाकी मैं फिर से कहूंगा, अगर मेरे उधर कृष्णानगर क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं कोई भी, तो सर से एड्रेस लोगे, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ बच्चों को, किसी भी क्लास के बच्चे हों, खासकर जो इसमें फीस वाली कोई बात नहीं कि फीस नहीं पे कर सकते हैं, फीस तो मैं लेता ही नहीं हूँ, मतलब कुछ भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूँ। मैंने टाइमिंग बांध के रखी है, खासकर उन बच्चों को जिनको कठिन लगता है कि हम गणित पढ़ ही नहीं सकते हैं। मेरी कुछ अपनी ट्रिक्स हैं, मेरी पढ़ाने का ढंग है, वो ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं गणित साइंस कोई भी सब्जेक्टों में पढ़ा सकता हूँ, किसी भी हायर लेवल तक, छोटे बच्चे को भी। मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं होता है कि मैं जब बीटेक वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ तो मैं क्लास 3 वाले को क्यों पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं, वो भी उतना ही सुयोग्य है पढ़ने के लिए। तो ये तो अलग बात, बाद में मैं सर से बात करूंगा, अगर मुझे अवसर मिलेगा, मेरे भाग्य में होगा, तो मैं आपके यहाँ अलग से क्लास भी ले सकता हूँ, अलग से क्लास 9, 10 जो भी क्लास हो, छोटा क्लास भी हो, बड़ा क्लास से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो फिर से मैं, आप लोग बड़े शांत होकर सुन रहे हैं बात को, लेकिन मैंने कुछ गंभीर बातें कही हैं, इसको बच्चे थोड़ा अपने उसमें मन में बिठा के रखें, क्योंकि मैडम ने एक बात का हल्का सा हिंट बहुत अच्छा दिया था, कुछ बच्चे हंस रहे थे कि आपकी सुंदर स्माइल का कारण क्या है। वो वास्तव में कुछ नाराज होकर पूछ रही थी, शायद जो समझे होंगे बच्चे कुछ हंस रहे होंगे, मैं तो देखने मैं नीचे बैठा था, इनको हल्का सा लगा होगा, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ते हैं, तो जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे रहा सरकारी, केंद्र सरकार में, गृह मंत्रालय में, बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट था। लेकिन हम लोग का ऐसा है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छा टीचर है तो मैं देख तो उधर रहा हूँ, लेकिन उस कोने में बैठे हुए बच्चे की हरकत मुझे मालूम पड़ती है। तो टीचर को कभी भी मूर्ख या बेवकूफ या कम स्तर का समझने की गलती मत करो। और बच्चों से भी कहेंगे कि अपने पेरेंट्स को, बच्चा चौथे 5वां पास कर देता, तब तक तो अपने माता पिता को, अपने अम्मी अब्बा को तो हीरो हीरोइन समझता है। जैसे ही वो क्लास 9, 10 पार कर जाता है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, फिर वो सोचता है कि मुझे तो इतना नॉलेज है, मेरी माँ को तो इतना आता ही नहीं है। कभी कभी मुंह पे बोल भी देते हैं, यार तुम क्या जानती हो। लेकिन ये ऐसा कहीं मत समझो, उन्होंने पूरा जीवन करके आपको इस संसार में लाए हैं, पैदा किया है, तो उनका अपना कर्तव्य जहाँ तक था, जहाँ तक उनके हैसियत थी, उन्होंने पढ़ा लिखा है। आप हमेशा कोशिश करो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और बच्चों से फिर मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी है कि अपनी क्लास में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। कभी भी फर्स्ट आने की कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि आपके 100% आए, 100% आए, किसी से बगैर कंपटीशन के, बगैर किसी से ईर्ष्या, द्वेष या जेलसी रखते हुए खुद कोशिश करो कि हम सबसे हमारे 100 नंबर 100 में 100 आए। अगर आपके 99 आ रहे हैं तो अपने ऊपर आप सोचो मेरा 1 नंबर कहाँ गया। लेकिन दूसरे से कंपटीशन करके आप गिर जाते हो। अगर दूसरे फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट आने वाला लड़का अगर 85 का है, लड़की 85% ला रही है, तो आप कोशिश करोगे 86 पे आए, लेकिन आपके अभी भी 14% कम है। तो हमेशा कोशिश करो क्लास में फर्स्ट नहीं, 100 में 100 लाने की। और हर तरफ से, चरित्र से, अपनी शिक्षा से, चिकित्सा से, माँ बाप की सेवा से, बड़ा ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बच्चे कभी कभी इसमें बोरियत फील करते हैं, लेकिन समझने की बात है, ये आपकी उम्र है, ये आपको चांस दिया जा रहा है, ये आपके भाग्य में है कि आप एक अच्छे स्कूल में, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, और आपको ऊंचा बढ़ने की मतलब एक कोशिश की जा रही है। तो मैं अपनी बात यहीं पे वापस लेता हूँ। सर से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा। किसी बच्चे को कभी भी इवन ऑनलाइन भी पूछना हो या फोन करके पूछना है, और कैसे भी पूछना हो, सब कभी स्वागत है। धन्यवाद।